स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको सिविल न्यायालय द्वारा प्रथम सुनवाई पर ही वाद का निपटारा करने संबंधी प्रावधान के बारे में बताऊंगा, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर 15 में बताया गया है। यहाँ पर न्यायालय प्रथम सुनवाई पर ही अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य तथ्य और विधि संबंधी कोई विवाद नहीं है, तो वह है जो है तत्क्षण ही निर्णय सुना सकता है। या वादी का कई प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी के साथ कोई विवाद नहीं है और प्रथम सुनवाई पर न्यायालय को यह ज्ञात हो जाता है कि इस प्रतिवादी के विरुद्ध ये कोई विवाद नहीं है, तो वहां पर उस प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुना देगा और अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध ये वाद इस प्रकार से चलता रहेगा। तो प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा अधिकतर प्री एग्जाम में आता है भाई। आदेश 16 में साक्ष्यों को समन करना और उनकी हाजिरी। जब न्यायालय विवादक या वाद बिंदु विरचित कर लेता है और उसमें विवादकों जो कि लीगल इश्यूज होते हैं, विधिक वाद बिंदु होते हैं, उनका निपटारा कर चुका है, तो निपटारा करने के बाद ये 15 दिन का समय जो है 15 दिन के पश्चात का समय होगा, वहाँ वादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहता है। जैसे ही वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो उससे पूर्व उसने साक्ष्यों की एक सूची जो है न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी और वादी को अगर किसी पक्षकार को चाहता है कि उसके नाम समन प्राप्त करे साक्षी के तौर पर बुलाने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन प्राप्त करे, तो वहां न्यायालय से वह आवेदन करेगा कि सर फला साक्षी के समन के साक्षी का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए समन जारी कर दो या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर दो। वहां न्यायालय आवेदन को स्वीकार करके और इस प्रकार समन जारी कर सकता है। लेकिन समन जारी करने से पूर्व न्यायालय जो है वहां ऐसे साक्षी का जो यात्रा का व्यय है और एक दिन का जो वेतन है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वेतन है, अन्यथा अगर वैसे है तो एक दिन का यहाँ पर कितना कमा सकता है वो कितना नहीं, उसका व्यय जो है न्यायालय में वादी से या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति है उससे जो है न्यायालय में जमा कराएगा और तब जो है साक्षी को बुलाएगा और साक्षी जैसे ही न्यायालय में होगा उससे जो है वेतन और यात्रा व्यय प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि यहां वादी या प्रतिवादी पक्षकारों में से कोई पक्षकार जो किसी व्यक्ति के नाम समन निकलवाता है साक्षी के तौर पर हो या दस्तावेज प्रस्तुत करने के नाम पर हो और वहां अपर्याप्त राशि जमा करता है, न्यायालय से आदेश तो प्राप्त कर लिया लेकिन वहां पर जो है अपर्याप्त राशि जमा कर दी, तो न्यायालय उसकी जंगम संपत्ति कुर्की कर सकता है और उसका विक्रय कर सकता है। ऑर्डर 16 रूल 4 के अंतर्गत यदि साक्षी के नाम जो है समन निकालेगा और साक्षी जो है उसका अनुपालन नहीं करता, तो वहां पर जो है उसके विरुद्ध वारंट जारी कराया जा सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क कराया जा सकता है और वह अगर यहां नहीं है उसकी संपत्ति कुर्क करे और विक्रय करा सकता है। और यदि वह असफल रहता है साक्ष्य देने के लिए तो वहां जो है उसके विरुद्ध 500 रुपये, ये उसमें बताया गया है ऑर्डर 16 रूल 12 में, यदि साक्षी उपसंजाति को उपस्थित होने में असफल रहता है तो वहां उस पर जो है 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है और जुर्माना अगर वह अदा नहीं कर रहा तो उसकी संपत्ति को कुर्क और विक्रय करके वहां जो है ये 500 रुपये की धनराशि वसूल की जा सकती है। तो ऑर्डर 16 के अंतर्गत यहां पर साक्ष्यों की सूची फाइल करनी पड़ती है पहले, क्योंकि वाद की शुरुआत कौन करेगा, वादी करेगा, तो सबसे पहले सूची वो फाइल करेगा। जब वादी का साक्ष्य निपट जाएगा उसके बाद ये प्रतिवादी अपने क्या नाम डिफेंस में साक्ष्यों की सूची फाइल करेगा। अगर वह वादी या प्रतिवादी किसी साक्षी को
बुलाना चाहता है, न्यायालय से समन अभिप्राप्त करना चाहता है कि सर जो है समन अभिप्राप्त कर दो, और वह साक्ष्य देने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में हाजिर हो। तो यहाँ पर वादी या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति हो, उसने जो है उस साक्षी का यात्रा व्यय और एक दिन का जो वेतन है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वेतन अनुमानित कर लिया जाएगा, अन्यथा उसका जो है खर्चा जो है न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। अगर वह खर्चा जमा नहीं करता तो वह खर्चा जो है उसकी जंगम संपत्ति कुर्क करके और उसको विक्रय करके वसूल कर लिया जाएगा। अगर साक्षी के नाम समन जारी कर दिया गया न्यायालय ने और वह जो उसका अनुपालन न करे, तो वहां जो है ऐसे साक्षी की संपत्ति को कुर्क किया सके और उसका विक्रय किया सकता है, या न्यायालय जो है वहां पर ऑर्डर 16 रूल 12 के अंतर्गत जो है उस पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है जिस व्यक्ति के नाम साक्षी के तौर पर समन निकाला गया है या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन निकाला गया है और वह उसका अनुपालन नहीं करता, तो 500 रुपए का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जा सकता है और या उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसका विक्रय किया जा सकता है। ये ऑर्डर 16 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्री एग्जाम में आते हैं, मेंस एग्जाम में नहीं आते भाई। उसके बाद आदेश 17 है जो कि एडजोर्नमेंट के बारे में करती है, स्थगन। देखो, अगर कोई पक्षकार न्यायालय में आवेदन पत्र देता है, स्थगन आवेदन पत्र देता है कि आज जो है कार्रवाई को मुलतवी करके, स्थगित करके कोई अन्य तिथि प्रदान की जाए किसी कारणवश, और ऐसी है कि वहां पर उसने जो पर्याप्त हेतु दर्शित करना पड़ेगा, सफिशिएंट कोज दिखाना पड़ेगा कि क्यों आज वह स्थगन न्यायालय से कार्रवाई का करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो उसने जो पर्याप्त हेतु दर्शित करेगा और न्यायालय जो उसको समय दे देगा। लेकिन कोई भी पक्षकार, यानी कि वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वादी यानी कि एक पक्षकार पूरी कार्यवाही में केवल 3 ही स्थगन दे सकता है। वादी भी 3 दे सकता है तो प्रतिवादी भी 3 दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिए जाते। और अगर यहां पर कोई पक्षकार, वादी या प्रतिवादी, न्यायालय में स्थगन देता है तो उस पर जो खर्चा भी लगाया जाता है, कॉस्ट लगाई जाती है। ये बात जो रूल 17 के रूल 2 में बताई गई है, 1 2 बताई गई है, 1 के 2 बताई गई है। आदेश 2 में बताया गया है कि न्यायालय में जो कार्यवाही चल रही और वहां वाद के पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं है, तो ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग जो वहां वह कार्रवाई कर सकता है। अगर वादी उपस्थित नहीं है तो डिसमिस इन डिफॉल्ट में जो वाद पत्र खारिज कर सकता है, या प्रतिवादी नहीं तो एक्स पार्टी आदेश कर सकता है। ऑर्डर 17 रूल 3 के अंतर्गत यह बात बताई गई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एचजीएस में पहले भी इससे सवाल आया हुआ है, प्रॉब्लम भी पूछ सकता है और सीधा सीधा सवाल भी कर सकते हैं। जहां वाद का कोई पक्षकार, ऐसा पक्षकार जिसे समय प्रदान किया गया, पहले समय प्रदान किया गया, अपना साक्ष्य पेश करने में, अपने साक्ष्य को हाजिर कराने में या वाद को आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया असफल रहता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी 2 काम कर सकता है। वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, उससे जो साक्ष्य की डेट लगती रही और वो साक्ष्य जो न्यायालय में नहीं दे रहा, असफल है और साक्षी वहीं खड़ा, तो न्यायालय जो डिग्री प्रदान कर सकता है, डिग्री उसके अगेंस्ट कर सकता है, वाद को खारिज कर सकता है, डिग्री हो जाएगी। या जो ऐसा भी कर सकता है, अगर पक्षकार उपस्थित है तो वहां पर वाद को खारिज कर देगा, वो डिग्री मानी जाएगी और फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर वादी या प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, पक्षकार उपस्थित नहीं है, तो ऑर्डर 17 के रूल 2 के अंतर्गत जो कि बताया गया है, ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग कार्यवाही कर सकता है। ऑर्डर 9 की कार्रवाई क्या है कि व्यतिक्रम के कारण जो वाद खारिज कर देगा या जो एक्स पार्टी कर सकता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है,
इसमें ऑर्डर के अंतर्गत एक मैं आपसे प्रॉब्लम बताता हूं। ए और बी के मध्य न्यायालय में विवाद था। प्लेंटिफ की एविडेंस, वादी की एविडेंस जो है कंप्लीट होगी। बी की एविडेंस के लिए तारीख लगी। बी ने स्थगन दिया। न्यायालय ने उस स्थगन को 100 रुपये हर्जे पे स्वीकार किया और न्यायालय ने सशर्त कंडीशनल ऑर्डर पारित कर दिया, आदेश पारित किया कि 100 रुपये हर्जा अदा करे और तब वह अपने साक्षी को, यानी कि उसके साक्षी के साथ प्रतिपरीक्षा होगी। अगली तिथि पर बी ने फिर स्थगन दे दिया, यानी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया और उसको अंतिम अवसर दिया गया। 100 रुपये हर्जे पे सशर्त आदेश दिया गया था कि कंडीशनल ऑर्डर है, अगले उसमें जो है तारीख पर आप जो है अपने साक्षी को उपस्थित करेंगे और 100 रुपये हर्जा भी अदा करेंगे। लेकिन उसने ना तो 100 रुपये हर्जा अदा किया और एक स्थगन और दे दिया। तो न्यायालय जो है यहां प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त कर सकता है और वाद में डिग्री पारित कर सके, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको समय दिया गया था। तो ये किसके अंतर्गत होता है? यहां ऑर्डर 17 रूल 3 में न्यायालय को ये पावर है। इससे संबंधित प्रॉब्लम एचजीएस में पहले आ चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद कल हम आपसे ऑर्डर 18 के बारे में बताएंगे। थोड़े करते हैं।